दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे संसद के उच्च सदन राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यसभा यानी संसद के सदन राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1952 में। दोस्तों, राज्यसभा का गठन जो है ये 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1952। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आप जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद 80 एक क और ख के अनुसार राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों और राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर उनकी जनसंख्या के अनुपात में। याद रखिएगा, राज्यसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान या प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अब देखिए, राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कैसे? तो उत्तर है, राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 80(4) देखिए, अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। तो सही उत्तर है 6 वर्ष, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 83 एक के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यानी यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके यथासाक के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। देखिए, ये आपका सही है। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी गलत है। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, गलत है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, गलत है। तो केवल और केवल कथन जो है ऑप्शन ए आपका सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 83 एक के अनुसार दोस्तों राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यानी यह एक अस्थायी सदन है और इसके यथासंभव 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्यों? तो सही उत्तर है, दोस्तों, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 83 एक के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, यानी यह एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? आपको बताना है। 10, 15, 12 या 20। तो सही उत्तर है, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं।
तो ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। तो उत्तर है नरगिस दत्त। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, नरगिस दत्त थीं। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। तो उत्तर है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश ग्रहण करते हैं। तो आपने अभी अभी पढ़ा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ओडिशा में कुल कितनी संसदीय सीटें यानी राज्यसभा में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर 10 हो जाएगा। उड़ीसा में कुल राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और लोकसभा में यहाँ पर लोकसभा में उड़ीसा में कुल 21 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा में कुल राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं। तो उत्तर है, त्रिपुरा में 1 राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जबकि लोकसभा की 2 सीटें हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, त्रिपुरा में कुल 1 राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र, जबकि लोकसभा की 2 संसदीय सीटें हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है। तो सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, भारत की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। ऑप्शन है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, या उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता है। तो उत्तर है, उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनुच्छेद 75 सब सेक्शन 3 यानी अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि सरकार यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसलिए राज्यसभा में पराजित होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो उत्तर है, वह मंत्री दोस्तों, आप जान लीजिए, जो राज्यसभा का सदस्य हो, ये राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, क्योंकि वह मंत्री है। आप जान लीजिए कि वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। 1 महीना, 3 महीने, 14 दिन या 6 महीने। तो सही उत्तर 14 दिन हो जाएगा। अब जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार लोकसभा द्वारा पारित किए गए धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिशों सहित लौटा दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। तो सही उत्तर है संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों, याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि इस विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो संयुक्त बैठक के लिए कोई उपबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जाता है।
तो उत्तर है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा, और ये केवल साधारण विधेयक के संबंध में होता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 108, याद रखिएगा, आर्टिकल 108 के प्रावधानों के अनुसार जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक के विषय में मतभेद हो तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं, आपको बताना है। तो राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं, तो आप जान लीजिए संविधान में संशोधन करने के विषय में। आप जान लीजिए कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां संविधान में संशोधन करने के क्षेत्र में हैं। संविधान संशोधन के लिए विधेयक चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, किंतु उसे दोनों सदनों से पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो आप जानते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(1) में ये उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आप जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और इसी के बारे में या उपराष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि यह उस सदन की अध्यक्षता करता है या सभापतित्व करता है जिसका वो सदस्य भी नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है राज्यसभा के वर्तमान सभापति या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप जान लीजिए जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो उत्तर है राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के अपर हाउस या उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, विधानसभा। तो सही उत्तर राज्यसभा हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के अंग हैं, जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस पहली मशहूर हस्ती की लाभ के पद के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी। ऑप्शन है अमर सिंह, जया प्रदा, मुलायम सिंह यादव या जया बच्चन। तो सही उत्तर जया बच्चन, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए मशहूर फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन जो राज्यसभा सदस्य थी, इनको लाभ के पद का दोषी मानते हुए वर्ष 2006 में राज्यसभा की सदस्यता छीनी गई थी। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में कुल कितनी राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर 19 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए कुल 19 सीटें और लोकसभा में इसमें यहाँ पर महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है, आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला कथन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के बारे में। तो बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्यों का जो है मत देने का अधिकार नहीं है। और दूसरा कथन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है। तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को जो है मत देने का अधिकार नहीं है। दोनों ही आपके कथन सही हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। सूची 1 के जो है एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में कौन से वक्तव्य सही हैं? तो आप जान लीजिए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ही उन्हें मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वक्तव्य सही है? तो यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, बिल्कुल सही है, बी सही है। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है, तो दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। गुजरात से राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है, कर्नाटक से 12 है, केरल से कुल 9 राज्यसभा सदस्य जो है चुने जाते हैं और ओडिशा से राज्यसभा सदस्य 10 चुने जाते हैं। तो याद रखिएगा, सही उत्तर यहाँ पर देखिए 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंध्र प्रदेश से 18 राज्यसभा सीटें, तो ये आपका सही नहीं है। ओडिशा से 10, तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीटें और महाराष्ट्र से 19 राज्यसभा जो है सदस्य निर्वाचित होते हैं। आंध्र प्रदेश 18 गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश अविभाजित था तब उस समय राज्यसभा सीटों की संख्या 18 थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद राज्यसभा में उसके लिए निर्धारित सीटों की संख्या अब 11 रह गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है आपका कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो दूसरा है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। और तीसरा, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो कौन से कथन आपके सही हैं? तो आप जान लीजिए, इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, कोई भी कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। और आप जान लीजिए कि दिल्ली के लिए 3, पुडुचेरी के लिए 1 और जम्मू और कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा सीटें हैं। दूसरा है कि निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि निर्वाचन आयुक्त के, तो ये भी गलत हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप सभी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 कथन है कि राज्यसभा के विषय में कौन से कथन आपके कौन से कथन सही हैं। तो यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सही। इसके सदस्य 25 वर्ष की आयु के नहीं से कम के आयु के नहीं होंगे, बल्कि 30 वर्ष। कथन 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यसभा का अनन्य अधिकार एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन के लिए संस्तुति करना, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संस्तुति करना, ये जो है राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। और आप जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 312 यानी 312 के अनुसार एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
तो सही उत्तर धन विधेयक यानी मनी बिल। दोस्तों अनुच्छेद 109 एक के अनुसार धन विधेयक सबसे पहले केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं, बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये सही नहीं क्योंकि होती है। तो कथन 1 और 2 आपके सही हैं। दोस्तों राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं है और अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी और उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। लेकिन अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। तो आप देख लीजिए, केवल 1 और 2 आपके जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो उसके बाद क्या होगा? तो सही उत्तर लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। तो संविधान के अनुच्छेद 109(2) के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उनमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान के द्वारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? लोकसभा को तो यहाँ पर आप देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही। और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही। और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोकसभा के ऊपर राज्यसभा को अनन्य अधिकार है। तो 1, 2 और 3 सही होंगे, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण और इसके निरस्तीकरण और संशोधन के संबंध में और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके दिए गए हैं। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, ये गलत है, क्योंकि उपसभापति उसी सदन के सदस्य होते हैं, सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं। दूसरा है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, बिल्कुल सही। केवल और केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित होता है क्या? तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, बिल्कुल सही है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है। तो 238 और 12 250, तो सही उत्तर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) में प्रावधान है कि राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए गए 12 सदस्य, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। अगला प्रश्न और राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य राज्यसभा सदस्यों के लिए सही हैं? पहला है कि राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं, बिल्कुल सही है।
और दूसरा है कि राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं से चुने जाते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही सही हैं। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं, और राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। विकल्प डी यानी कथन ए और बी दोनों ही आपके सही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद के उच्च सदन राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ दोस्तों विभिन्न राज्यों द्वारा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र विषय से जो है आयोजित परीक्षाओं के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।